अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट जुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी आपके लिए लाता है रोजमर्रा इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए हम बहुत सारे सेशंस करते हैं और बहुत सारे ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं जो अपनी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक डिलीवर करते हैं। आज भी हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू है। उससे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल राफे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैरा, बहुत शुक्रिया आज आपका मदऊ करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। आइए इससे मजीद जानते हैं इन्हीं से इन्हीं की जुबानी। बहुत तो सर शुक्रिया। प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम अब्दुल राफे है। मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं प्रेसिडेंट भी हूँ डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ अमीरुद्दीन से। इसके अलावा मैं बहुत से सोशल वर्क्स के अंदर एनजीओज के साथ मुंसलिक हूँ और मैं यूथ एक्टिविज्म और काउंसलिंग का काम करता हूँ। और अभी रिसेंटली हम जो तलबा को मसाइल आ रहे हैं उनको उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे काम भी कर रहे हैं, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा मिलके एक लाहे अमल बना रहे हैं कि किस तरह हम अच्छी सजेशंस दे के अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि हम मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें। शुक्रिया। जो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनको मैं बताती चलूं कि आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ये बात करेंगे कोरोना वायरस के दौरान हम तालीमी इदारों को कैसे खोल सकते हैं। तो जो जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है मैं उनको वेलकम करती हूँ। तो सर बताइए, कोविड-19 जो सिचुएशन है और तालीमी इदारे, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। जी, कोविड 19 एक आलमी वबा है जिसको हम आम जुबान में और इंग्लिश के अल्फाज में पैंडेमिक भी कहते हैं, जो हमें पता है कि 2019 के बिल्कुल आखिर के अंदर 26 दिसंबर को इसका पहला केस पाया गया और उसके बाद फिर 11 मार्च को WHO ने इसको दुनिया भर के अंदर एक पैंडेमिक का नाम दिया, जिसकी वजह से तमाम ममालिक इससे सफर हुए और पाकिस्तान ने भी 15 मार्च को फिर लॉकडाउन की तरफ जाने का फैसला किया। और उसके बाद पाकिस्तान के ना सिर्फ दूसरे जो अदारे थे काम करने वाले, बल्कि इंडस्ट्रीज थी, इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी बंद कर दिया गया और लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन मुतासर हुई। अब कोविड 19 ये कोई नई वबा, एक ऑब्वियसली एक नए वायरस की वजह से वबा आई है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं दुनिया की तारीख को, हमें बहुत सी वबाएं ऐसी मौजूद रही हैं जिसने दुनिया के निज़ाम को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अगर आप आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो हमें पता लगता है कि 1920 के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन आने से पहले ये वबा आई और उसने उस दौर के अंदर 50 मिलियन से ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया और जाने दी। उसके बाद फिर उसका नुकसान क्या हुआ ना, एक तो लोगों की जाने गई, उसके बाद लोगों ने इसको फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होने के बाद लोगों को मसला हुआ कि वो इस ग्रेट डिप्रेशन में चले गए, जिसने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो खुदकुशियां करने में चले गए। तो हमें लगता है कि इस वबा का और उससे पहले आने वाली, अगर हम उससे भी पहले पीछे चले जाएं, द ब्लैक डेथ की जो प्लेग आई थी उसने इतने लोगों की जाने ली थी, जिसने पूरे यूरोप को और अफ्रीका के ममालिक को बड़ा अफेक्ट किया था। इसी तरह रिसेंटली भी ये पास्ट के अंदर हमने देखा एबोला वायरस है वो अफेक्ट कर रहा है। तो ये वबाएं तो वक्त के साथ साथ खुदा की तरफ से या कुदरत की चेंजेस की वजह से आती हैं जो इंसानों को फेस करना पड़ता है। लेकिन समझने की बात यह है कि हम इन वबा के दौरान अपने आप को किस तरह मेंटेन करते हैं, किस तरह हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं और किस तरह हम चेंजेस लेके आते हैं। तो आज हम जो एक्चुअली बात करना चाहते हैं, जो लोगों को भी जिस तरफ रुझान देना चाहते हैं, वो ये है कि आपको इन सारे सिचुएशन में अगर आप परेशान हैं तो ये परेशान होना बहुत नॉर्मल बात है। क्योंकि देखें, ट्रॉमा किसी की जिंदगी में भी आ सकता है और उस ट्रॉमा के अंदर अगर आप ये समझें कि आपको वो परेशान नहीं करता तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इंसान की जिंदगी में परेशान होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस परेशानी के बाद उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम, जैसे मैं कल भी एक जगह बात कर रहा था कि देखें आप, या तो हम लोग सारे क्या करते हैं, पहले तो इस चीज को मानते ही नहीं है कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता, डिनाइल में रहते हैं। फिर हम इस चीज पे जाते हैं कि जी देखें अब किसी को कोरोना हो गया, हम उसे ग्रीफ में भेज देते हैं, स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, हम उसके साथ उसको ऐसे कर देते हैं कि वो साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट हो जाता है कि वो अपने आप को मजीद बीमार तस्वुर करता है, लोगों से कट जाता है, उसकी जिंदगी मुश्किल होती है। अब अच्छी कौमें, अगर हम एग्जांपल्स देखें पास्ट के अंदर भी, वो किससे और इवन अब भी जो इस पैंडेमिक में कर रही हैं, वो फौरन इस चीज को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करती हैं। एक्सेप्टेंस के बाद उसके अंदर वो
अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू अदवार की जो नई ट्रांसफॉर्मेशन है। हम देखते हैं कि ये दुनिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा मुल्क किधर स्टैंड करता है, हम आगे चल के उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसके अंदर अडॉप्शन जरूरी है, और फाइनली फिर वो मूव ऑन करते हैं। हमने एग्जांपल्स देखी न्यूजीलैंड की, फिनलैंड की, जिन्होंने सारी कॉप अप किया, अडेप्ट किया, और फाइनली अब उन्होंने इस वबा पे काफी हद तक कंट्रोल भी कर लिया। तो ये चीजें समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो उम्मीद है कि इस सेशन से शायद हम लोगों को भी ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज के हवाले से बता सकेंगे, हम कुछ आरा पेश करेंगे तुलबा के हवाले से जो शायद हुकूमत को भी फायदा हो सके, और फिर फाइनली स्टूडेंट्स के हवाले से कि किस तरह वो कोप अप कर सकते हैं और सीख सकते हैं आज के दौर के अंदर। बिल्कुल। मैं अपने साथ जो हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है उनको कहना चाहूंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके ज़हनों में क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लीव करें, हम उनके आंसर्स भी जानेंगे अब्दुल राफी से। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस की सिचुएशन जिसने पूरे दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में लिया हुआ है, हर मुल्क इसकी वजह से इफेक्टेड है, इसके साथ साथ हर मुल्क के तालीमी इदारे भी इफेक्टेड हैं। वो कि हम इतने एडवांस मुल्क में नहीं रहते जहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्याती निज़ाम जो हो मौजूद हो। तो इस सिचुएशन में जो हमारी 60 to 74% यूथ है उसका इन्हिसार तालीम पर है और तालीमी इदारे बंद हैं। तो बताइए कि उनको खोलने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करिए, एक तो हमारी गवर्नमेंट, और क्या उस वो बेहतर है या उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इनको खोल देना चाहिए या नहीं खोल देना चाहिए? इकरा, आपके सवाल की जवाब देने से पहले मैं मजीद एक बात ऐड करना चाहूंगा कि तलीम का मकसद क्या होता है। हमारे माशरे के अंदर तलीम को हम 16 साल या 18 साल की तलीम का मकसद हम लोगों ने आया कि नौकरियां हासिल करने के लिए तलीम हासिल करनी है, या हमने तलीम को वाकई ही उस मकसद के लिए हासिल करना है जिससे हमारी शख्सियत की डेवलपमेंट हो सके, जिससे हमें वो वाकई चेंजेस आ सकें जिसका ना सिर्फ हमें फायदा हो बल्कि हमारे माशरे को एट लार्ज फायदा हो सके, हम दुनिया के अंदर ऐसी कोई चेंजेस लेके आ सकें जिससे वाकई पता लगे कि हमने उस तलीम को जो हमने हासिल की से बरोकार है। हमें लगता है कि अगर तो हम ये तलीम हासिल करना चाहते हैं 16 से 18 साल, और उसके बाद हम फारिगुल तहसील बैठना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हम 4 पैसे कमा लें, तो मुझे लगता है ये तलीम का जो बुनियादी मकसद है वो कहीं पूरा होता नजर नहीं आता। तलीम तो इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाने का एक अप्रोच है, एक सीढ़ी है जिसके ऊपर इंसान बचपन से लेके बड़े होने तक और अपनी मरने तक एक सफर तय करता जाता है और सीखता रहता है। तलीम के लिए लाजमी नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लें, आप उस सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल कर लें, अगरचे आप उसके अंदर एक अच्छे नफीस उस्ताद बन सकते हैं, एक आलिम बन सकते हैं, लेकिन क्या उस तलीम ने आपके अंदर वो शऊर पैदा किया है जिसके मकसद के लिए आप गए? तो हमें लगता है वो तलीम का मकसद तो कभी पूरा होता नजर नहीं आता। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बिलखसूल तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हमने ये देखा है कि देखें, दुनिया ने जो ही कोरोना के वायरस आया उन्होंने कहा कि हम लोग अपना सारा कुछ बंद करेंगे और अब अपनी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करेंगे डिजिटली। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है हमें लगता है जिसको अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये तुलबा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए भी। अच्छा, तुलबा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले लेवल के ऊपर देखा जाता है कि जहां तक बात है वर्ल्ड वाइड देखा जाए, उन लोगों ने क्या किया कि आपने सारे लेक्चर्स को, अपने सारे तलीमों के निज़ाम को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने घर बैठिए, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाइए और अपना के हमें फीडबैक दें ताकि हम भी इंप्रूव करें, आप भी करें। लेकिन दुनिया में ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये अब हो रहा है। पाकिस्तान ने भी ये स्टेप्स अपनाए, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज ने भी अपनाए, लेकिन हमने देखा कि इधर बच्चों को सिर्फ मसाइल ये नहीं है, क्योंकि एक तो मसाइल आते हैं उनको कनेक्टिविटी के इश्यूज आ जाते हैं बहुत से बच्चों को, फिर आते हैं कि जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स को डिजिटल मेथड में अप्लाई करते हैं वो बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजों को मिला रहे हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती। बहुत से तुलबा शिकायत भी करते हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर ना चाहते हुए मुझे कहना पड़ेगा कि प्रोफेसर साहिबान उनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस कर देते हैं कि आप ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करके हमें भिजवा दीजिए। अब देखिए, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि क्या आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कराने से कोई नोबेल लॉरिएट, कोई रिसर्चर, कोई ऐसी कोई तकनीकी सलाहियत बच्चों में पैदा करनी है तो फिर तो वो असाइनमेंट्स को डबल कर दीजिए उस रुझान को। लेकिन अगर आपका म्यार सिर्फ एक कोर्स वर्क को कंप्लीट करना है तो मुझे लगता है इसमें थोड़े से मसाइल हैं। वो क्या मसाइल हो सकते हैं? एक ये कि देखें, आपने 16 साल की तालीम बच्चे को दे दी,
लेकिन आज वो घर से बाहर जाएगा, उसके पास कोई उसने स्किल नहीं सीखा, कोई यूनिवर्सिटी में आके हुनर नहीं सीखा, वो सिर्फ 4 वक्त आता था, अपनी असाइनमेंट्स पूरी करता था, कोर्स वर्क करता था और घर चला जाता था। उसने कोई ऐसा चीज नहीं सीखी जो उसकी शख्सियत डेवलप कर सके, जो उसको रोजे मुआश कमाने के लिए भी जरिया दे सके, क्योंकि आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रिसोर्सेज की कमी है। तो ये बहुत सी बुनियादी बातें हैं जिसको समझने के लिए हम लोगों को जल्द अज जल्द कोई तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे। तो पहले तो ये बात बड़ी जरूरी है कि हमें समझना चाहिए। अच्छा, अब जो आप बात करिए कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स हम किस तरह ला सकते हैं, तालीमी इदारों को कैसे खोल सकते हैं। अगर आप स्टैट्स को देखें और दुनिया को देखें कि दुनिया क्या कर रही है, स्टैट्स के मुताबिक दुनिया के बड़े ममालिक के अंदर पीक ऑलरेडी यूरोप के अंदर या इवन अमेरिका के अंदर भी अब डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है, कि केसेस में कमी आ रही है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी पिछले कुछ दिनों में बेशक आया वो टेस्ट की कमी की वजह से हो, या फिर दूसरी वजूहत से हो, गर्मी की वजह से हो, या मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, तो मल्टी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे केसेस में थोड़ी कमी। क्या वो केसेस इतने कम हो गए हैं कि हम लोगों को इदारों को मुकम्मल खोल देना चाहिए? हमें लगता है कि इसके अंदर मसाइल हैं, क्योंकि हमने कल ही देखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बयान जारी करती है कि 2021 तक वो किसी किस्म की कोर्स वर्क को अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अलो नहीं करेंगे। इसी तरह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इसी तरह ऑक्सफोर्ड है, इसी तरह अल्स्टर है। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसको हम सारे प्रायोरिटाइज करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इधर जाके तालीम हासिल करें, हम इधर जाके सीखें, लेकिन क्या हम उनकी उन स्टेप्स को कभी अपनाने का सोचते हैं? मुझे लगता है उसमें हम लोग थोड़ी सी कमी है हमारे अंदर, क्योंकि हम अडेप्शन के लिए जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर कर देनी चाहिए कि जब तक आपका एक सेफ पीरियड ना आए। अब सेफ पीरियड से मुराद क्या हो सकता है? सेफ पीरियड देखें, कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिसके अंदर बच्चों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें इवन हॉस्टल्स वाले बच्चे भी मौजूद नहीं है। उधर एसओपीज के साथ एक स्टेप लेडर अप्रोच को अपना के वक्त थोड़ा थोड़ा करके बुलाना समझ आता है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं, जैसे मेडिकल का शोबा है, अब मेरा ताल्लुक भी मेडिकल से आया है, और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां एपी सेंटर है जिससे वबा फैलती है। अगर आप उन इदारों को खोल देंगे तो उसके दो तरफा नुकसान आता है। एक ये कि बच्चे चूंकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता पेशेंट की मैनेजमेंट का, ना आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दे सके, ना उनके पास ट्रेनिंग है कि वो उस तरह एग्जामिन कर सके, और बच्चों ने तो सीखना पेशेंट के ऊपर है। अगर वो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एक तो वो खुद भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं डिजीज, और फिर अगर जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, वो सबसे बड़ा मसला है कि आपको पता है हॉस्टल्स के अंदर क्या मसाइल बच्चों को पेश आते हैं कि आई थिंक नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई है अब्दुल राफी के साथ, हम उनसे रिकनेक्ट करते हैं। तब तक मैं अपने नाजरीन को बताती चलूं कि जिस टॉपिक पे हम आज बात कर रहे हैं वो ये है कि कोरोना वायरस के दौरान हम किस तरह तालीमी इदारों को खोल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके जहनों में क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट सेक्शन में लीव करें आकर, हम उनके जवाब जरूर लेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इससे तमाम दुनिया के ममालिक मुतासिर हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जिनको माना जाता है वो ममालिक भी इनसे बेतहाशा मुतासिर हुए। उनके साथ साथ उनके तालीमी इदारे भी मुतासिर हुए। दो कि हमारे मुल्क में तालीम का निज़ाम इतना एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स ने ऐसे निज़ाम को अपनाया, ऑनलाइन सिस्टम जिसको कहा जाता है उसके जरिए तालीम दी जाने लगी। लेकिन इससे कुछ बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो इसी बारे में हम बात कर रहे थे अब्दुल राफी से कि इन चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और क्या तरीकेकार अपनाने चाहिए कि जिनसे हम कोरोना कोविड-19 की सिचुएशन से लड़ सकें और दोबारा से अपने नॉर्मल हालात की तरफ वापस आ सकें। जैसा कि आप जानते हैं 60 to 74% जो यूथ है हमारे मुल्क की वो तालीमी निज़ाम पे मुनहसर करती है। तो उनके तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जाए, उनके लिए क्या लाहे अमल बनाए जाएं, क्या तरीके कार अपनाए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से, कि जिससे हम इस सिचुएशन को मीट भी कर सकें और दोबारा निज़ाम तालीम में उसी तरह वापस आ सकें। मेरी नज़र में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं हैं। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आप क्या फील करते हैं, इससे क्या साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स हैं आपकी लाइफ पर। इस सिचुएशन से हम कैसे निकल सकते हैं, इस पे कैसे काबू पा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई के एंड में इसने अपनी पीक पर जाना है पाकिस्तान में। गो के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें इन्होंने
जो इसको डाउनफॉल की तरफ ले आए हैं, उन्होंने इस पे काफी हद तक काबू पा लिया है। मैं एक दफा फिर अपनी ऑडियंस को बताती चलूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कोरोना वायरस के दौरान हम किस तरह तालीमी इदारों को खोल सकते हैं। कौन से ऐसे एसओपीज होने चाहिए जिन पर अमल करके हम अपने तालीमी इदारों को दोबारा से खोल सकते हैं। अ, जरूरी तो नहीं है कि हम सब के सब यूनिवर्सिटीज जाएं, कॉलेजेस जाएं तो दोबारा से तालीम वैसे ही हासिल कर सकें। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज। जी राफे, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया? हाँ आपको जी, मेरी सॉरी। आवाज ठीक तरह से आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। सॉरी, वो एक्चुअली इंटरनेट का कनेक्शन का डाउनफॉल हो गया था। ये भी एक जी मसला है हमारा, तो उसी के ऊपर भी बिल्कुल। करते हैं। और बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का ये। चले जी आगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जानते हैं स्टूडेंट्स के क्या कंसर्न्स हैं इसको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर और इस तालीमी निज़ाम को लेकर। और दूसरा, मैं एक क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स को तो इंटरनेट अवेलेबल है, वो तो कुछ हद तक लेक्चर्स ले लेते हैं, वो कि उससे वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इन जगहों से आते हैं जहां पर इवन 2G भी अवेलेबल नहीं है, जहां पर इंटरनेट की सहूलियात ही मुयसर नहीं है। वो कैसे इस सिचुएशन को मीट कर सकते हैं? उनके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके ऊपर बिल्कुल हमें देखना पड़ेगा कि अपने मुल्क को सामने रखना पड़ेगा। बेशक इंटरनेशनल हम देखते हैं कि वो क्या ले रहे हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क को भी सामने रखना है। ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि जो तुलबा, जो 20 से 30% तुलबा जो फॉर फ्लंग एरियाज में रहते हैं, मसलन फाटा के अंदर, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, हुंजा में, या इवन साउदर्न पंजाब में, या दूर अदराज सिंध के अंदर, उन बच्चों को काफ़ी मसाइल हैं इंटरनेट के, जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा, ओवरऑल हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या कंसर्न्स हैं और किस तरह हम अदारों को खोल भी सकते हैं, और क्या, और इसके अंदर हम क्या स्टेप अप्रोच करा सकते हैं जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको फायदा। तो सबसे पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चों को कंसर्न्स आते हैं कि उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो उसी तरह ट्रेडिशनल मेथड से की जा रही है, इन एन ऑनलाइन वे। मसलन आपको सुबह लेक्चर्स में इनरोल होना पड़ता है, बेशक आपका इंटरनेट अवेलेबल है नहीं है, इंटरनेट के कनेक्शन के मसाइल हैं, उस वजह से बच्चों को उनकी तालीम, उन्हें लगता है कि वो नहीं मिल पा रही। उन्हें नहीं बताया जाता कि देखें, आपको हम ये लेक्चर्स, लाजमी नहीं है कि आप जूम के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के ऊपर इस्तेमाल करें, आप उनको यूट्यूब में भी अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन में जहां पे वो डाउनलोड करके रात को, सुबह, दिन के किस टाइम भी चाहे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि मकसद तो आपको उनको एजुकेट करना है, उनको उनके कोर्स के बारे में इंडिकेटर्स देने हैं जिसके ऊपर वो समझ के पढ़ सके। दूसरी बात आ जाती है कि अच्छा, क्या वो स्टेप्स इतने मुफीद हैं? कुछ जो डिसिप्लिन हैं यूनिवर्सिटीज के, वहां पे तो ये एजुकेशन एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे कि अब मेडिकल से मेरा ताल्लुक है, तो एमबीबीएस के अंदर क्लिनिकल एजुकेशन के बगैर मेरे नजदीक डॉक्टर बनना काफी मुश्किल है, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर के हवाले से। बाकी छोटी क्लासेस में प्रैक्टिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इस तरह इंजीनियरिंग है या जो भी रिसर्च वर्कर्स हैं उनके लिए। अब इसका तरीकाकार क्या हो सकता है कि हम इस एजुकेशन को स्मूथली करें? इसके लिए भी चांसेस हैं कि आप बच्चों को वीडियोस बना के आप भेजें कि आप अपने क्लिनिकल एजुकेशन को ये सीखें अपने घर के ऊपर, अपने तौर पे जितना आप सीख सकते हैं, ताकि जब एक सेफ पीरियड आए और हालात बेहतर हो तो आप उनको वापस बुला लें अपने पास, और आप उनसे कहिए कि आप बताइए कि अब आपके अंदर ये टाइम पीरियड है, इस दौरान अपनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, और आपने फ्यूचर में फिर आगे आपके एग्जामिनेशन होंगे और आपने प्रोटोकॉल करना है। तो ये तो एक स्टेप है। अच्छा, अब बात करते हैं दूर दराज के इलाकों के बच्चों का, कि उनको क्या मसाइब हैं और उनके क्या मसाइल को हल कैसे किया जा सकता है। हम देखते हैं कि टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हमेशा ये बात करती हैं कि हम लोगों ने बलूचिस्तान तक, हुंजा तक, कश्मीर तक इंटरनेट की फैसिलिटीज पहुंचा दी, लेकिन हमें लगता है कि क्या वो फैसिलिटीज इस कदर इंपॉर्टेंट या इस कदर काबिल कबूल थी लोगों के लिए कि उनको 3G 4G अवेलेबल होता है? नहीं थी। अब ये काम हुकूमत का है कि आप उनसे पूछिए, उनको तंबीह कीजिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि आप इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें ताकि उस इलाके के अंदर बूस्टर्स लगाएं, एंटीनास लगाएं, आप उधर इंटरनेट पहुंचाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सारा कुछ बहुत रिसोर्सफुल है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो जब एक सेफ पीरियड आ जाए तो आप उन बच्चों से आरा लीजिए, सर्वे कंडक्ट किए हर यूनिवर्सिटी अपने बच्चों से, और हर यूनिवर्सिटी को खुद मुख्तार करें कि वो अपने बच्चों से पूछे कि वो अपने लिए क्या समझते हैं। सपोज अगर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे कहते हैं कि वो अगस्त
अगस्त के एंड के ऊपर वापस आना चाहते हैं। स्पेसिफिकली पहले उन बच्चों को बुलाया जाए जो कि फार फ्लंग एरिया से बहुत दूर दराज है, जहाँ पे इंटरनेट ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। उनको बुलाने के बाद आप हॉस्टल में देखें, क्योंकि आप देखें जब भी कोई एकदम आप सारों को बुला लेंगे दूर दराज के इलाके से, इतनी मैस टेस्टिंग की कैपेसिटी आपके मुल्क में नहीं है कि किसी को भी कोरोना हो सकता है, वो आके एक दूसरे को हॉस्टल में अफेक्ट करेगा, कॉलेज में करेगा और वबा को फैलाता जाएगा। तो सबसे पहले तो आप उन सिर्फ बच्चों को बुलाएं जो कि नाखुश हैं, जिनकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू है, उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन दें। देखें 15 से 20% बच्चों के अंदर उन्हें एसओपीज में कंट्रोल करना फिर भी पॉसिबल है खतरे। उनसे अगर आपको कोई चीज समझ आती है कि भाई अब वक्त आ गया कि बाकी बच्चों को बुलाएं, फिर आप वो बच्चों को बुलाएं जिनकी एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइनल ईयर के तुलबा है, आप उनको सितंबर के स्टार्ट में या मिड में बुलाएं। इस तरह फिर आप आहिस्ता आहिस्ता थर्ड जाके अक्टूबर तक बुलाएं। मैं सितंबर अक्टूबर की वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि अदादो शुमार के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान के अंदर डेली 3,000 4,000 केसेस रोज आते हैं। और इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उधर तो बुलाना बच्चों को एक हमाकत ही हम समझेंगे होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस का रुझान उधर है। क्योंकि ना तो बच्चा एक तो अपने आप को भी कर सकता है अफेक्ट, वो पेरेंट्स को भी कर सकता है, अपने कोलीग्स को भी कर सकता है, और सबसे बढ़कर उन वल्नरेबल पेशेंट्स को कर सकता है जो उधर ऑलरेडी बीमार है। उनको तो इन्फेक्शन होना, हम पढ़ते हैं कि कोमोबिडिटीज के साथ इन्फेक्शन होना बहुत आसान है, और उस तरह वो पेशेंट बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे। तो ये तो एक अपने को पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा मारने वाली बात है कि हम उनको अलो कर दें और सारा कुछ करें। तो एक स्टेप लेडर अप्रोच इसको हम कहते हैं कि आप स्लोली स्लोली कदम लें। आप क्योंकि हमें पता अभी ईद आनी है और ईद के बाद लोगों ने उसी तरह घुलना मिलना है, और हम क्योंकि बड़े खुश मिजाज कौम है तो हम लोग अच्छा फील करते हैं एक दूसरे से मिल मिला के। लेकिन अब उसके अंदर भी एसओपीज इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुर्बानी करने के लिए जो भी जानवर खरीदने जाएं, आप किसी को जिबा करने के लिए बुलाएं, तो मैं जरूर कहूंगा कि खुदारा आप सब हाथों में ग्लव्स पहनिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आप इन सारों को मद्देनजर रखें ताकि और अपना इंटरेक्शन कम करें। ग्लव्स पहन के आप गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये सारी वो एसओपीज हैं जो हुकूमत भी बताती है। अब ये काम अवाम का अडाप्ट कर रहा है। हुकूमत के लिए यही है कि वो कोई भी स्टेप लें तो उसमें बच्चों की आरा को शामिल रखें। देखिए जिंदा कौमें क्या करती हैं कि अपनी जो भी पॉलिसीज बनाती हैं उसके अंदर जिनके लिए पॉलिसी बना रही हैं उनको प्रॉपर एम्पावर करती हैं, उनसे पूछती हैं कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक आप देखें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे इतना काम नहीं हुआ। आज भी अगर किसी ने देखें, हमें 16 साल की एमबीबीएस की एजुकेशन में सिर्फ एमबीबीएस सीखते हैं हम, या आप भी अगर किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है तो आप सिर्फ वही चीज सीखते होंगे। लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सिखाया जाता जो आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने पैसा कमाना आपका मकसद है लोगों का आज के दौर के अंदर, मटीरियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर, तो आपको चाहिए कि आप एक स्किल सीखें जो आपको एजुकेशन के अलावा पैसा कमाने का जरिया भी सिखा सके। और ये काम तुलबा के ऊपर आता है। हुकूमत इस तरह सपोर्ट कर सकती है कि वो इन अकाउंट्स को, अमेजोन को, पेपाल को लॉन्च करे पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत टैलेंट है फ्री लॉन्सिंग का पाकिस्तान के अंदर। वो एजुकेशन के अंदर अपनी करिकुलर एजुकेशन के साथ इनको करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर अपना करियर बना सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोगों को डायमेंशन दिखाई नहीं जाती, ना हम सीखना चाहते हैं। तो ये इस अलमिया को निकलने के लिए जरूरी है कि हम इन सारों को अडेप्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। और बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने उसका आंसर भी बीच में कर दिया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अब आप ये बताएं कि छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो तो अफोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स, उनके पास एंड्रॉइड फोन्स हैं, वो बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, ये आपका सिलेबस आया हुआ है, इसके मुताबिक आपने काम करना है। एक मैं मिसाल देना चाहूंगी, अगर एक माँ के पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 बच्चे हैं, तो उसने तो उनको स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाना है। कभी भी माँ एटमॉस्फेयर तो नहीं प्रोवाइड कर सकती स्कूल का, लेकिन वो कोशिश तो जरूर करती है कि वो उनको पूरा करे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तो इंटरनेट से अपना वो फुलफिल कर रहे हैं जिस तरह भी हो रहा है। बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, उनको किस तरह से हम जो है फुलफिल कर सकते हैं इस सिचुएशन में। जी देखिए बच्चों के लिए तो आज के बच्चे मैं कहता हूँ टेक जीनियस है। मेरे घर में भी जो छोटे बच्चे हैं या जानने वालों के हैं, वो तो आजकल मोबाइल और इंटरनेट के अंदर हमसे भी ज्यादा अच्छा समझते हैं अगर उनको थोड़ा बहुत सिखा दिया जाए। इवन जो नर्सरी क्लास और प्रेप और केजीज के बच्चे हैं उनको भी इंटरनेट और यूट्यूब इस्तेमाल करना बहुत बखूबी तरीके से आता है। अब देखिए इसके अंदर लाजमी नहीं है कि टीचर आपके, उनके लिए भी मुसाहिब हैं कि टीचर्स को समझ नहीं आ रही कि इसको अडेप्ट कैसे करें। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग पहले होना, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर्स की बल्कि हमारे स्कूल लेवल के टीचर्स की भी और केजी लेवल के टीचर्स की भी होनी चाहिए। उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे 2-2 3
3-3 मिनट के ट्यूटोरियल वीडियोस बना के इन टीचर्स को भी और इन बच्चों के वालिदैन को भी भेजी जाए, ताकि ये बोर्ड आम इसमें एक नेशनल पोर्टल बनाए, और हमारी हुकूमत काम भी कर रही है इसके ऊपर, इसको मजीद स्ट्रेंथन करें ताकि लोग इससे सीखें और फिर इसको अडेप्ट करें। क्योंकि फ्यूचर देखें, एक बात तो क्लियर है कि ये वबा इधर कम से कम अल्लाह ने ना चाहा तो 2 साल नहीं जाएगी। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह, उम्मीद है कि खुदा की रहमत से वैक्सीनेशन जल्द से जल्द आए और ये वबा हमसे रफा हो, लेकिन इस वबा के साथ हमें 1.5 से 2 साल गुजारने पड़ेंगे। अब उसको लिए हमें अडेप्ट करना बड़ा जरूरी है। अब बच्चे क्या कर सकते हैं? अब देखें, आपको मैं वो बता रहा हूँ, बच्चों को कार्टून्स देखने का बहुत शौक है। अब यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर अगर आज आप जाते हैं और आज आके जाते हैं अल्फाबेटिकली, अगर किसी ने एबीसी सीखनी है और वो कार्टून एबीसी सीखे, तो मुझे लगता है कि वो 4-5 साल का जो बच्चा है उसको भी अच्छी तरह समझ आ जाती है कि ए से एप्पल है। अगर वो एप्पल दिखाया जाए, एक एनिमेटेड वीडियो आई जाए 2 मिनट के लिए कि एप्पल गिर रहा है दरख्त के ऊपर से, फिर बॉल आ रहा है, तो वो बच्चा उसको, और ये साइकोलॉजी है ह्यूमन, कि बच्चा अडेप्ट सबसे जल्दी वीडियोस के साथ करता है, वो ऑडियोस के साथ करता है। क्योंकि आप बच्चे को व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख के दे देंगे तो वो बच्चे के लिए भी ऑब्वियसली कंसंट्रेशन का एक टाइम पीरियड होता है। लेकिन इन एक्टिविटीज में फायदा क्या है कि हम लोग बच्चों को कार्टून्स दिखाते हैं जिनका मकसद नहीं होता। ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन उसको अगर हम एजुकेशन को भी साथ ऐड करें तो बच्चों के अंदर इस एजुकेशन को सीखने की एक अपनी चाह पड़ेगी। उसे पता लगेगा कि उसकी किस साइड के ऊपर ज्यादा रुझान है। तो बच्चों को तो एनिमेशन के जरिए किया जा सकता है, इसके अलावा स्मॉल छोटे छोटे ट्यूटोरियल बना सकते हैं, टीचर्स अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें बता सकते हैं। फिर अगर आपने उनसे कायदा ही फिल कराना है, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स के अंदर होता है, हम बदकिस्मती से हमारे प्राइवेट स्कूल्स तो अडेप्ट करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और उनके वालिदैन भी जो 20 से 30% हैं वो बच्चों को सिखा लेते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके लिए ये हो सकता है कि आपने जो कायदा उनको उधर फिल करवाना होता है अपनी क्लास में बैठ के, आप उसका ट्यूटोरियल जो है वो यूट्यूब के ऊपर बना के लगा दीजिए एनिमेटेड सा, कि इस तरह अलिफ लिखेंगे, इस तरह बे लिखेंगे, इस तरह ए लिखेंगे, इस तरह बी लिखेंगे। इस तरह वो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, वबा इंशाल्लाह उम्मीद है खत्म हो जाएगी, लेकिन हमने इसको अडेप्ट करना अपने कल्चर के अंदर। देखिए, स्कूल और कॉलेजेस का मकसद सिर्फ आपको सुबह 8 से 2 बजे तक एजुकेशन और फिर शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक अकेडमीज भेजने का मकसद नहीं होना चाहिए बच्चे का। मेरे नजदीक बच्चों को, जो हम अपने डिस्कस भी करते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ, बच्चों की ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। बच्चों को पता चले कि उनकी शख्सियत कितनी इंपॉर्टेंट है। आज मसला ये है कि हम लोगों को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और अपने हकूक हैं उनका अभी तक समझ अंदाजा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हमें कोई मौका नहीं मिला। तो इसके लिए सबसे बेसिक है कि इसी टेक्नोलॉजी को हमने हर एज, जिस तरह देखें आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसके ऊपर लगा देते हैं कि ये इस एज स्पेसिफिक है, तो इसी तरह कुछ वीडियोस ऑब्वियसली आप नेट के ऊपर सर्च करें, आपके पास अपने आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आप वो बना के उन बच्चों के लिए वीडियोस करें। और ये इस तरह तो आप एजुकेशन का एक निजाम इक्वल कर सकते हैं। जो ऑक्सफोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं और जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको एक जैसी तालीम दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है। और ऑब्वियसली जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज को मसाइल है कि हमारे बच्चों की फीसेस हम कम करेंगे तो हमें टीचर्स को कैसे फीसेस देंगे, तो स्कूल भी चाह सकता है कि अगर वो इस तरह ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है फुली आज से 5 साल बाद, तो वो बच्चों की तादाद में स्कूल में ज्यादा लेके आ सकता है। स्कूल में सिर्फ वो उनको एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बुला सकते हैं ताकि उनकी ग्रूमिंग की जाए। बाकी जो उनका कोर्स वर्क है वो 6 घंटे घर बैठ के करें और उनकी शॉर्ट असेसमेंट हो। एग्जाम्स का पैटर्न भी बच्चों के लिए ऐसे ही हो सकता है कि उन्हें टास्क, छोटे छोटे टास्क दिए जाए जिसमें उन्हें बताया जाए कि अगर आज आप इतने अच्छी तरह आप अपना काम करेंगे तो आपको एंड ऑफ द टाइम इतने पॉइंट्स मिलेंगे। जो टॉप ऑफ द लेडर आएगा उसको जो है, और बच्चों के लिए एक्टिविटी है और ये एक्टिविटीज ही इंप्रूव करती है। लाजमी नहीं है कि आपने उनको बस सुबह से शाम तक पढ़ाना है तभी वो सीखेंगे। बच्चे इस तरह सीखते नहीं है क्योंकि आजकल के बच्चे डिजिटल बच्चे। बहुत अच्छा बताया आपने इस पर। नेक्स्ट हमसे एक ऑडियंस भी क्वेश्चंस में ये पूछ रही थी कि इस सिचुएशन में एक तो हम स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो जो भी सिचुएशन से हम डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और दूसरा हमारे टीचर्स भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जितनी लीनियंसी वो दिखा सकते हैं या जो अपने बिहाफ पे जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है। ये ऐसा निजाम है जो पहली दफा राइज हुआ है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसको लेके किस तरह से चल रहा है। तो इसमें टीचर्स का क्या रोल है, जैसा भी वो परफॉर्म करे उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और दूसरा स्ट्रेस से कैसे हम निपट सकते हैं, ये जरा बताइएगा।
सबसे पहले तो मैं टीचर्स के ऊपर बात करूंगा, फिर मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। देखिए, टीचर्स के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इवन कुछ टीचर्स भी ऑब्वियसली आईटी से जिनका ताल्लुक है और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से बखूबी वाकिफ हैं, वो लोग ऐसे छोटे छोटे तमाम ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकते हैं जिसमें वो बता सकते हैं उनकी आसानी के लिए कि आप इस तरह इस चीज को सीख सकते हैं, आप इस तरह जूम के अंदर अकाउंट बना सकते हैं, आप इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऐप को अच्छे इनके स्टेप्स ट्यूटोरियल। देखिए, जहां तक बात है सीखने की, तो इंसान तो सबसे कामयाब वही है जो वक्त के साथ अडेप्ट करता है और सीखता है। जो शख्स ये समझता है कि वो सीखना, वो मुकम्मल सीख चुका है और वो आज अक्ले कुल है, तो हमें लगता है कि उसकी तरक्की और उनका म्यार खत्म है। क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप देखें कि दुनिया में जितनी भी मसाइल आते हैं उससे कामयाब शख्स वही होता है जो उसके हल तलाश करता है और फिर फाइनली उसके आगे हल के बाद आगे निकलता है। तो ये तो बात समझना जरूरी है कि टीचर्स को ऑब्वियसली ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन उनको अब बच्चों को भी चाहिए कि उनके ऊपर बिल्कुल बर्डनाइज ना कर दें कि आप हमें एजुकेशन सही तरह प्रोवाइड नहीं करें। उन्हें चाहिए कि अगर वो अच्छी तरह समझते हैं कि सर आप ये सॉफ्टवेयर यूज करें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपकी टीचर ऑब्वियसली आपकी बेहतरी के लिए आपसे भी वो चीजें सीखेंगे जो आपको मदद दे सके। तो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए तो हम उनको सॉफ्टवेयर रिकमेंड किए जा सकते हैं कि भाई इस तरह सीखे, और ऑलरेडी बहुत सी ट्यूटोरियल वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आएंगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अब देखें, मैंने आपको पहले बात की स्टार्ट के अंदर भी कि स्ट्रेस किसी भी काम के अंदर, किसी भी ट्रॉमा के अंदर या किसी भी मुश्किल के अंदर, इवन आपको कोई बीमारी है, आपको कोई वबा से आप डर रहे हैं या आपके अंदर अंदरूनी खौफ है, तो ये बहुत नॉर्मल बात है, इसको समझना जरूरी है। और इंसान को, ये तो इंसान की सरिश्त में शामिल है कि उसको खौफ आता है, उसको परेशानी आती है, लेकिन इंसान फिर उससे कोप कैसे करे, उसके लिए साइकोलॉजी क्या कहती है। देखें, इसके दो तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके बल्कि हो सकते हैं। एक तो ये हो सकती है कि आपको अगर कोई स्ट्रेसफुल फैक्टर आया तो आप उससे अपनी जान छुड़ा लें, आप कहें अब मैं कुछ नहीं कर सकता और हाथ उठा के बैठ जाएं, अब जो होगा देखी जाए। ये अप्रोच से इंसान को, जो हमारे बदकिस्मती से हमारे माशरे में बड़ी कॉमन है, लोग फिर ऑब्वियसली यंगस्टर्स दूसरे गलत कामों की तरफ जाते हैं और वो अपनी जिंदगियों को खत्म भी कर देते हैं, और फिर बड़े मसाइल बढ़ते हैं और उनके वालिदैन के लिए भी मसले। दूसरा काम क्या हो सकता है कि भाई वो देखते हैं कि भाई देखें, अब हम ठीक है, हम कदम रख देते हैं और हवा में तीर चला देते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो भी अडेप्ट कर लेंगे। यानी ये फैक्टर हम कहते हैं वो पिछले बार से बेटर है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ मसाइल हैं क्योंकि आपको नहीं पता, आप डायरेक्शन लेस है। किसी इंसान को कोई भी काम करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। और फाइनली हम क्या कहते हैं जिससे हम अडेप्ट कर सकते हैं, वो बेस्ट मेथड है उसके नजदीक। तो ये है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है उस रियलिटी को मान लें कि ये चीज आपके साथ मौजूद है, आपके अंदर है। अब आपने आगे चलना है क्योंकि जो पीछे होना था वो हो चुका है। अब उसको कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हर इंसान के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसको ट्रिगर कर रहे होते हैं। उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करे, उसके बाद लिस्ट डाउन करे, प्रायोरिटाइज करे, और प्रायोरिटाइज करने के बाद देखे कि वो किन स्टेप्स को मजीद इंप्रूव कर सकता है। उसके लिए वो किसी से काउंसलिंग ले ले, कोई मसला नहीं है, वो जाके इंटरनेट को इस्तेमाल करे और फिर वो कोशिश करे कि जल्द से जल्द उसके साथ अडेप्ट कर ले। क्योंकि देखें, अगर मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका इस वबा की वजह से ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि उनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं और वो बड़े परेशान रहे हैं इस सारे पीरियड के दौरान, क्योंकि हमें पता है कि 4 माह बिल्कुल लॉकडाउन की सूरत थी। अब लेकिन उसके अंदर क्या, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके जो बिजनेसेस हैं वो आप डिजिटल कर रहे हैं या लोकल कर रहे हैं, उनके वेल सेटल्ड बिजनेस थे लेकिन वबा की वजह से बंद हो गए। अब उनको इस चीज का स्ट्रेस था। अब उन्होंने इस चीज से क्या किया, उनको जब मशवरा दिया गया कि आप अपने इस बिजनेस को सिर्फ एक वेबसाइट बना के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑनलाइन ले जाएं ताकि लोगों आपकी रीच बढ़ जाए। आपको क्या फायदा होगा कि ज्यादा लोग आप तक पहुंचेंगे और आपका जो मनी मेकिंग का जो एक फैक्टर कम था वो दोबारा इंप्रूव होगा और वक्त के साथ अल्लाह आपको तरक्की देगा। तो देखिए, स्ट्रेस जी कोप जी करने के लिए अडेप्शन बहुत जरूरी जी। मैं अब चाहूंगी कि बिल्कुल हमारा टाइम खत्म होने वाला है, एक एक दो मिनट हमारे पास रह गए हैं, तो आप जल्दी से ये बताएं कि क्या एसओपीज होने चाहिए जिन पे हमें अमल करना चाहिए और दोबारा तालीमी इदारे जिस पर हम खोल सकते हैं। है। जुनैरा, बहुत शुक्रिया दोबारा इस सवाल को हाईलाइट करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसओपीज से क्या मुराद है। एसओपीज से मुराद ये है कि हम लोग आम जुबान में हम वो तमाम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें जिसके अंदर मास्क पहने, जब बाहर जाए 6 फीट का फासला रखें, ग्लव्स पहने,
बगैर जरूरत के बाहर ना निकले, एक दूसरे से गले ना मिले, हाथ ना मिलाएं, और जहां तक हो सके एक दूसरे से दूर रहें। ये तो कॉमन सेंस अब हर बंदे को पता लग जाए, और काफी लोग अडेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इस चीज पे डिनाइल में एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज तो बहुत जरूरी है, ये सबको करनी चाहिए, हाँ वो तलीमी इदारे से ताल्लुक रखे, हाँ वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखे, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या ये राइट टाइम है एसओपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए? हमें लगता है कि जब तक हमें एक क्लेरिफाइड पिक्चर ना मिले, सपोज के आज सिर्फ 200 या 100 केसेस आते हैं मुल्क भर के अंदर, तो फिर हमें लगता है कि बच्चों को वापस बुलाना स्टेप वाइज अप्रोच के साथ, पहले उन इलाकों के जिनको मसाइल है, उसके बाद उन्हें हॉस्टल में ठहराया जाए, क्योंकि हॉस्टल एपिसेंटर्स बनेंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश करें, उसको आप चेक करें, उनको आप पूरी तरह इम्यून करने की कोशिश करें, उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, देखेंगे वो आइडिया कितना सक्सेसफुल होता है। उसके बाद फिर आप बाकी बच्चों को जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट में है उनको बुलाना स्टार्ट करें। इसी तरह आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात के अंदर भी सबसे पहले उन चीजों को शुरू करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखें, ये सारा जो मसला है वो दो वर्ड में अगर मैं करेक्टराइज करूं तो वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ का है, कि सेंटिटी ऑफ लाइफ का है वर्सेस द नेसेसिटीज और एसेसरीज ऑफ लाइफ का है। देखिए, एजुकेशन एक नेसेसिटी है ऑब्वियसली, लेकिन क्या वो एजुकेशन हम फॉर्मली ऑनलाइन के थ्रू कंटिन्यू कर रहे हैं? जैसे भी कर रहे हैं, फिलहाल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे मैंने बताया। इवन एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटीज प्रॉक्टर बेस्ड ले रही है, बहुत अच्छा तरीके इसको अपना रहे हैं, जिसके अंदर नेट ना भी हो तो लोग ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करते हैं अपना मोबाइल, एक बार नेट से कनेक्ट हो गए और आपका इंटरनेट चला भी जाए तो आपका पेपर चलता रहता है, और एक टाइम आता है वो अपने आप रिकॉर्डिंग होती रहती है और वो बंद हो जाता है। तो देखें, ये एजुकेशन कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन आपकी जान जो आप दूसरों के लिए भी खतरा बना सकते हैं और अपने लिए बता सकते हैं, और आपका हेल्थ केयर सपोर्ट नहीं कर सकता। हमने देखा है कि मेरे अपने हॉस्पिटल के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स जनरल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर बंद हो गए, सिर्फ एक दो हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना होने की वजह से, सारे पेशेंट्स को हो गया। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अगर हम मेडिकल में सोचते हैं तो मैं कहूंगा कि कम से कम सितंबर मिनिमम और अक्टूबर होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में भी पहले अगस्त के एंड पे बुलाएं। तलीमी इदारों में बच्चों को अगर बुलाना है तो जैसे चाइना ने किया है, उन्होंने फेस शील्ड्स दी हैं, उन्होंने हर बच्चे के लिए एसओपीज बनाए हैं, उन्हें कॉर्डन ऑफ किया। क्योंकि आप देखें, क्लास में 100 बच्चा बैठता है, और अगर वो 50 की बच्चों की कैपेसिटी, आप 50 को बाहर निकाल देंगे, 50 किधर जाएंगे? इस तरह हॉस्टल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि एक रूम में 7-8 बच्चे हैं, कॉमन वॉशरूम्स हैं, कॉमन मेस है। तो ये बहुत मसाइल हैं जिनको कवर अप किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इस पर पॉलिसी बनाएगी, और कल की मीटिंग के अंदर वो बेहतरीन फैसले करेंगे बच्चों के हक में, क्योंकि ईद के ऊपर इन्फेक्शन बढ़ रहे इंशाल्लाह। हैं। और लोगों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि खुदा से दुआ है कि आप सब महफूज रहिए, एक दूसरे का साथ निभाइए, एक दूसरे को जरूर पूछिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल टाइम्स के अंदर, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में आपको एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन एक फासला रख के, क्योंकि फासला रखना इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी जिंदगी सबसे पहले है, और फिर दुनिया आपकी आपकी वजह से दुनिया चल जी जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन की। बिल्कुल, हमें बहुत सारे एसओपीज पे ध्यान देना होगा और उनको उसके बाद अपनाना होगा। अभी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। उम्मीद करती हूँ ऑडियंस के लिए भी ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। एक बार फिर मिलेंगे आपसे एक और इंटरेक्टिव सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों में खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।